बाद मैं इसके जो मुख्य पहलू हैं इस अध्यादेश की उसका उल्लेख करूंगा। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश का जो ऑर्डिनेंस जो है सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका ये है कि अभी तक जो पीडीएस प्रणाली हमारे यहाँ चलती आ रही है वो एक स्कीम के तहत चलती आ रही है और इसको कांग्रेस के नेतृत्व ने और राष्ट्र के नेतृत्व ने, सोनिया जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो सोचा कि खाद्य सुरक्षा का जो कानून है वो बनना चाहिए कि एक एंटाइटलमेंट या हक के रूप में देश की जनता को मिलना चाहिए और इसलिए ऐसा कोई कार्यक्रम पीडीएस में भी बदलाव करके ला सकते थे, लेकिन सोच यही हुई कि नहीं, इसको एक हक देने की आवश्यकता है। और यूपीए का जो 8 साल का रिकॉर्ड रहा है जिसमें आरटीआई हो, राइट टू एजुकेशन हो, मनरेगा हो, वो जो महत्वपूर्ण जितने भी थे हमारे साथ ये हक के रूप में लोगों को अगर विकास के कार्यक्रम प्रदान किए हैं उसी कड़ी में ये काफी कड़ी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव हैं और जो उसके प्रोविजंस हैं उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। एक तो जो हमारे अंत्योदय परिवार करीबन अंत्योदय परिवार जो हैं उनको आज 35 किलो अनाज मिलता है, ये इसमें सुरक्षित रहेगा। रेट इसमें रहेगा कि 3 रुपए चावल के लिए, 2 रुपए किलो गेहूं के लिए और 1 किलो अगर अन्य कोई जवार या बाजरा किसी राज्य में और किसी अगर सीरियल की प्रेफरेंस हो तो उसका इंतजाम भी वहाँ की स्थानीय प्रशासन जो है कर सकता है। तो 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए इसका रेट रहेगा। अंत्योदय परिवार के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति महीना जो है प्रति माह इसमें दिया जाएगा। उसके बाद अभी तक जो कैटेगरी बनती थी बीपीएल, नॉन बीपीएल, एपीएल की, वो कैटेगरी अब इस बिल के इस ऑर्डिनेंस के अंदर उसको नहीं, उस रूप से हम लोग नहीं देखते हैं। ये तय किया गया है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 75%, 3/4 और अर्बन एरियाज में 50%, अमूमन करीबन देश की 2/3 जनता को इसमें कवर किया जाएगा, जिसमें करीबन 82 करोड़ के करीब लोग आएंगे। 75% रूरल एरिया में और 50% के करीब अर्बन एरिया में। और ये 2011 के सेंसस के मुताबिक इन नंबरों का आकलन किया जाएगा। राज्यों में अलग अलग थोड़े से क्राइटेरिया लिए गए हैं। जो राज्य हैं जहाँ गरीबी के नीचे की जनसंख्या कम है उसमें कुछ टारगेट कम रहेंगे, जहाँ ज्यादा है उसमें कुछ टारगेट ज्यादा रहेंगे। तो कुछ प्रदेशों में जैसे बिहार हो गया या और राज्य हो गए वहाँ 75% या 75% से ज्यादा ग्रामीण टारगेट हो सकते हैं और कुछ प्रदेशों में जैसे पंजाब हरियाणा है जो आर्थिक रूप से बेहतर राज्य है वहाँ ये टारगेट कम हो सकता है। वो लिस्टें जब ये फाइनल निकलेंगी तब उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आउटलाइन हो जाएगा। जो प्रायोरिटी परिवार है हमारे, एक तो अंत्योदय का हो गया, जो बाकी परिवार हैं सबको एक ही श्रेणी में डाला जाता है जिसको प्रायोरिटी परिवार कहा जाता है। इनको प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मिलेगा, चाहे वो गेहूं लें, चाहे वो चावल लें, चाहे वो बाकी कोई सीरियल लें। इसका भी रेट 3 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया होगा। इसके अलावा इसमें 2 या 3 और एंटाइटलमेंट यहाँ दिए गए हैं। एक तो बच्चों के लिए 6 माह से लेके 6 साल के जो बच्चे हैं उनको प्रतिदिन एक शेड्यूल 2 बिल का इस ऑर्डिनेंस का बना है, मैं उसकी कॉपी अगर चाहेंगे तो दे सकता हूँ। उस शेड्यूल के हिसाब से एज प्रायोरिटी या एज के हिसाब से जो एक मानक माने गए हैं उसके हिसाब से एक मील जो है आंगनबाड़ी से या आईसीडीएस सेंटर से हर बच्चे को मिलेगा, हॉट कुक मील या कुक राशन, और उसमें मिनिमम 500 किलो कैलोरी के करीब उसमें कैलोरी इंटेक होना चाहिए और 12 से 16 ग्राम के करीब प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए। ये 6 महीने से 6 साल के बच्चों के लिए रखा गया है। 6 महीने से कम बच्चों के लिए भारत सरकार का ये कहना है कि उनको ज्यादातर ब्रेस्ट फीडिंग पे या मदर मिल्क पर ही रहना चाहिए, इसलिए उनका प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। 6 साल से 16 साल तक के बच्चे या क्लास 8 तक के बच्चे मिड डे मील में उनको प्रतिदिन उन दिनों को छोड़ के जिन दिनों स्कूलों की छुट्टी है उनको मिड डे मील के अंदर अपना जैसे आज मील मिलता है वैसे मिलता रहेगा। और मिड डे मील स्कीम को भी इसी ऑर्डिनेंस के अंदर जो है सम्मिलित कर लिया गया है। तो पीडीएस और मिड डे मील स्कीम, आईसीडीएस तीनों योजनाओं को उसमें सम्मिलित कर लिया गया है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, मतलब जो माताएं जिनका अभी शिशु जन्म हुआ है या जो गर्भ से हैं उनके लिए अलग से एंटाइटलमेंट दिया गया है। एक तो वो आंगनबाड़ी केंद्रों से जाकर भोजन प्राप्त कर सकती है उस पीरियड के लिए, और दूसरा
उनको 6,000 रुपए की अलग से एंटाइटलमेंट दी जाएगी, जो कंटिन्यू करेगी। उसको किस रूप में दिया जाए, क्या रूप में दिया जाए, वो उसके जब रूल बनेंगे तो अमूमन माना गया है कि 6 महीने के लिए 1000 रुपीज पर मंथ का उनको एडिशनल बेनिफिट इस ऑर्डिनेंस के अंदर दिया जाएगा। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन जो है हाउस का, ये पूरी तरह राज्य सरकारों को छोड़ दिया गया है। सिर्फ कुछ गाइडलाइन भारत सरकार ने लिखे हैं कि इसमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से अगर आप चाहें तो कुछ मापदंड के हिसाब से परिवारों को चिन्हित कर सकते हैं, लेकिन चिन्हित करने की संपूर्ण प्रक्रिया और पूरी गाइडलाइन जो है राज्य सरकार को छोड़ी गई। एक बात आई थी कि क्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग मापदंड लेने से वही परिवार कि कुछ राज्य में प्रायोरिटी सेक्टर में आ सकते हैं, कहीं नहीं। तो राज्य सरकारों का भी जब स्टैंडिंग कमेटी में हुई थी, सबका यही आग्रह था कि हम लोग अपने इस राज्यों की स्थिति को बेहतर जानते हैं, इसलिए ये क्राइटेरिया या ये दायित्व जो है राज्य सरकारों को छोड़ा जाए और राज्य सरकारों के दायित्व छोड़ा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद कि हर स्टेट में एक स्टेट फूड कमीशन नियुक्त किया जाएगा, जिसमें स्टेट का फूड कमिश्नर होगा। हर कमीशन में 5 मेंबर होंगे, उसके अलावा एक मेंबर सेक्रेटरी होगा और मेंबर में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, एक मेंबर आदिवासियों से होना चाहिए और एक मेंबर जो है शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब का 2 महिलाएं और उसके बाद 5 मेंबर का कमीशन। ये भी कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग कमीशन है राज्य में, कहीं पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन है, कहीं कोई और कमीशन है, अगर राज्य सरकार चाहे तो अभी जो कमीशन एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको ये अतिरिक्त भार भी दे सकते हैं और चाहे तो नया फूड कमीशन वो लोग अपने तरफ से बना सकते हैं। उसके अलावा हर जिले में ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक अलग अधिकारी बनेगा। इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब मापदंड बन जाएंगे राज्य सरकारों के कि किस रूप में वो चिन्हित करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर के परिवारों को, क्योंकि अंत्योदय के परिवार तो चिन्हित ऑलरेडी हैं, जो प्रायोरिटी सेक्टर परिवार है उनको किस तरीके से चिन्हित करेंगे और उसके बाद वो अपनी लिस्टें बनाएंगे इनको चिन्हित करते हुए, जो 6 महीने का समय राज्य सरकारों को दिया गया है ऑर्डिनेंस के प्रोमलगेट होने के बाद, जिनसे ऑर्डिनेंस पर सम्मानित राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद अगर कोई परिवार समझता है कि वो छूट गया है, इन मापदंडों में आता है, तो अपने आप वो एप्लीकेशन कर सकता है और हर स्तर पर उसके लिए एप्लीकेशन के अधिकारी बनाए जाएंगे। ये कहा गया है कि राज्य सरकारें तय करें कि ग्रीवेंस रिड्रेसल के जो अधिकारी हैं वो किस रूप में काम करेंगे, एप्लीकेशन के दिन कितने होने चाहिए, कितने दिन में उसका निपटारा होना चाहिए और उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को लगता है कि उनके आवेदन के बाद भी उनको ये हक नहीं मिला है और वो उस क्राइटेरिया में आते हैं, तो स्टेट फूड कमीशन तक उसको अपील कर सकते हैं। स्टेट फूड कमीशन के पास ये अधिकार दिए गए कि अगर स्टेट फूड कमीशन को लगता है कि कहीं कोई गलती हुई है तो सिविल प्रोसीजर के अंदर जो है कोर्ट्स को हैंड ओवर करके उस पर एक्शन की भी रिकमेंडेशन कर सकता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी प्रोविजन बहुत दिए गए हैं कि पीडीएस से जितने भी रिलेटेड रिकॉर्ड हैं वो सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाएंगे। उसमें राज्य सरकारों को ये अधिकार दिए गए कि वो तय करें किस रूप से उनको प्रकाशित करेंगे। वेबसाइट पर तो रहेंगे, उसके अलावा अलग अलग इलाकों में चाहे ग्राम पंचायत स्तर पर हो चाहे विकास खंड के स्तर पर हो उनको प्रकाशित करना आवश्यक है। पूरी सिस्टम को धीरे धीरे आने वाले समय में जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद कंप्यूटराइज करने की आवश्यकता है और ट्रांसपेरेंसी के बहुत से इसमें अलग अलग प्रावधान दिए गए। इसमें जो पीडीएस रिफॉर्म्स है उसमें एक तो आधार से सारे कार्ड लिंक होंगे। भारत सरकार का ये रिकमेंडेशन है या ये सुझाव है कि आधार से अगर आप लिंक करेंगे तो कई बार वो खबरें आती हैं कि ज्यादा लोगों को या कुछ लोगों के पास डबल कार्ड हो जाते हैं, वो इस प्रक्रिया से वो दिक्कत जो है कम होगी। एक और चीज मैं इसमें जरूर बताना चाहूंगा कि क्योंकि अब प्रति व्यक्ति आपको इसमें मिलता है तो आपके परिवार में 4 लोग हों या 6 हों, आपके पास 2 राशन कार्ड हो चाहे 4 हो, अगर आधार से लिंक हो जाता है तो आपको प्रति व्यक्ति ही मिलेगा। इसलिए 5 का परिवार है तो 25 मिलेगा, 8 का परिवार है तो 40 किलो मिलेगा, 2 का परिवार है तो 10 किलो मिलेगा। तो एक पहले जो लोगों में लालसा थी कि मैं 2 या 3 कार्ड बनवा लूं या 2 कार्ड बनवा लूं, वो कम से कम एक आवश्यकता कम हो जाएगी, क्योंकि अगर प्रति व्यक्ति मिलेगा और आधार से आप लिंक कर देंगे तो डबल कार्ड में भी 2 जनों के आने का आधार के हिसाब से कम वो एक जो लैकिना था वो लैकिना वहां से हट जाएगा। जहां तक ऑब्लिगेशन है, अनाज को प्रोक्योर करना, अनाज को राज्यों तक भिजवाना भारत सरकार की जिम्मेवारी रहेगी और अनाज का वितरण करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी रहेगी। जहां तक आर्थिक भार की बात है, कुल मिलाकर इस समय जो पीडीएस की जो
स्कीम चल रही थी, उसमें अगर आप मिड डे मील स्कीम जोड़ दीजिए और उसमें अगर ICDS जोड़ दीजिए तो करीबन 563 लाख टन के करीब सालाना आवश्यकता पड़ती थी। नई इस ऑर्डिनेंस के अंदर यह अनुमान लगाया गया है कि करीबन 629 से 630 लाख मीट्रिक टन के करीब आवश्यकता पड़ेगी। अभी तक जो पूरी सब्सिडी इन तीनों स्कीम्स में खाते पर जाती थी वो करीबन 1,03,000 करोड़ प्रति वर्ष थी, जो बढ़ के 1,25,1,26,000 करोड़ के आसपास पहुंचेगी। तो अतिरिक्त भाग जो है भारत सरकार पे करीबन 24,000 करोड़ का प्रति वर्ष इसमें आज के अनुमान के हिसाब से 24,000 के करीब इसको बढ़ेगा। तो इतना भारत सरकार का कहना है कि जो एक शंका थी लोगों में कि क्या इसका अतिरिक्त भाग जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था में इसका कोई विपरीत असर हो सकता है, तो ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि 62 मिलियन टन के करीब अगर हम इसके लिए प्रोक्योर करते हैं और जरूरत पड़ती है कि 12 से 15 मिलियन टन एक बफर स्टॉक हमेशा रहना चाहिए, तो इस बिल को की ऑर्डिनेंस में आना था। 2008-9 से भारत सरकार ने बहुत कोशिश की और आज जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी जो 2005, 2006, 2007 तक करीबन 45 से 50 मिलियन टन की थी, वो आज बढ़ के करीबन 72 मिलियन टन हो गई है और 19 मिलियन टन अंडर कंस्ट्रक्शन। तो जितनी भी हमको गेहूं की, धान की और सीरियल्स की आवश्यकता होगी और उसके अलावा जो बफर स्टॉक्स की आवश्यकता होती है कि कहीं अगर सूखा पड़ गया है या कहीं और कोई विपदा आ गई है, इसके लिए भारत सरकार को बफर स्टॉक्स की आवश्यकता होगी। तो ये है कि पूरी तरीके से इनको स्टोरेज करने के लिए भी बफर स्टॉक्स जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं, स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास जो है अवेलेबल है। ये मुख्य इसके बिंदु थे और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, इस समय मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का आंकड़े मैंने देखे करीबन 3,52 लाख के करीब लोगों को इस समय PDS मिल रहा है। इनका अनुमान है कि करीबन 3,52 लाख के आसपास के करीब इनको मिल रहा है। जो अभी ये स्कीम आ रही है इसमें अगर हम 50% अर्बन माने और 2 करोड़ आबादी अर्बन मानी जाती है 2011 के जनगणना के हिसाब से, तो 1 करोड़ लोग जो है अर्बन एरिया में इसमें कवर होंगे और अगर 5.2 करोड़ हम यहाँ की ग्रामीण आबादी मानते हैं और उसका 75% देते हैं, तो दोनों को मिलाकर जो करीबन 4.5 करोड़ के करीब बचा, दोनों को मिलाकर 4.9 करोड़ लोग जो है इसमें कवर होंगे। तो आज जो PDS में 3,52 लाख के करीब लोग कवर हो रहे हैं, वो सीधे 1,40 लाख बन जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए। सीधा सीधा मध्य प्रदेश को एक एडवांटेज है, ये मैं मुझे आपको बताना।